Okay, types of forces. In last class, we discussed types of forces. I'm starting this topic again. See, there are 4 types of forces. First is, we can say contact force. Second is non-contact force. Third is nuclear force. Fourth is weak force. See now, this contact force is also sometimes called as electromagnetic force. So I will begin my discussion with non-contact force. Okay, this is first I will do, then I'll come to contact. Okay. So first force is non-contact force, right? First is non-contact force. देखो what are non-contact force? देखो force is acting on an object without any contact to an object, or you can write without any contact with an object, proper English. ठीक है, this is known as non-contact force. अब देखो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स. दूसरा एग्जाम्पल है कूलम फोर्स. तीसरा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो टू मासेस के बीच एक्ट करता है. टू मासेस, कोई भी दो मासेस ले लो, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. कूलम फोर्स किसके बीच में लगता है? कूलम फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस. दो चार्ज के बीच में एक्ट करते हैं. सिमिलरली थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. राइट, दो मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल साउथ पोल. थोड़ा इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लिटिल वन बाय वन. ठीक है, क्या हो गया? Can you repeat? Network issue. I'm just discussing what I'm discussing. Non-contact force. Non-contact force are those forces which are acting on an object without any contact with an object. मैंने एग्जांपल बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. कूलम फोर्स क्या है? जो दो मासेस के बीच में एक्ट करता है, जैसे अर्थ सन, अर्थ मून, आप और अर्थ. अर्थ आपको खींचता है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. कूलम फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच में एक्ट करते हैं. दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज. मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो दो मैग्नेट के बीच में एक्ट करते हैं. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स. अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पहले पढ़ेंगे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स. पहला कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है आपका ग्रेविटेशनल.
देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ. इट्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेस. ये हमेशा दो मासेस के बीच में लगता है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इट इज वीक, वीकर देन अदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जितने भी मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है मैंने आपको तीन बताया, राइट? ग्रेविटेशनल, कूलम्ब एंड मैग्नेटिक. सबसे वीकेस्ट कौन सा है मेरा इन तीनों में? ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सबसे वीकेस्ट है. थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. जो मेरे दो मास है, मेरे दो मास क्या करेंगे? हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. टू मासेस ऑलवेज attract each other. Right? Next point is it is same for all mediums. Okay, medium होता क्या है? What is mediums? What is medium? आप में से कोई बता सकता है क्या? Medium क्या होता है? मीडियम मतलब क्या? एयर, वाटर, ऑयल, वैक्यूम. यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम को भी एक मीडियम मान लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम में भी क्या लगता है? फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट में, जैसे अर्थ और सन है वैक्यूम में. अब देखो मैं दो ऑब्जेक्ट है, सपोज आई कंसीडर टू ऑब्जेक्ट. सपोज ये ऑब्जेक्ट मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट का मास m2 है, इनका डिस्टेंस r है. तो मेरा फोर्स क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 by r square. R is the distance between them. m1 m2 are two masses and g is constant. G is constant, known as universal constant, universal gravitational constant, जिसकी वैल्यू होती है g is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये क्या है? इसकी वैल्यू है. अब जब मैं ये दो मास और डिस्टेंस है इनका, इनको मैं अगर मैं एयर में रखूं, वाटर में रखूं, ऑयल में रखूं, वैक्यूम में रखूं, फोर्स क्या रहेगा? फोर्स सपोज एयर में 10 न्यूटन फोर्स है, तो वाटर में भी कितना रहेगा? 10 न्यूटन. ऑयल में कितना रहेगा? 10 न्यूटन. वैक्यूम में रहेगा 10 न्यूटन. क्यों? बिकॉज इट इज सेम फॉर ऑल मीडियम्स. दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. 6 पॉइंट. एग्जाम्पल. अब देखो आप एग्जाम्पल देख लोगे मून और अर्थ का. देखो अर्थ और मून एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं. अर्थ और सन, अर्थ और सन एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये अर्थ और सन एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. सन और मून भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. इवन सन एंड मून आर पुटिंग फोर्स ऑन ईच अदर. ठीक है. दिस इज वन एग्जाम्पल. अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे इफेक्ट क्या होता है. पहला, फ्री फॉलिंग बॉडी, राइट? फ्री फॉलिंग बॉडी. आपने पढ़ा होगा फ्री फॉलिंग बॉडी, राइट? बॉडी क्यों गिरती है? सपोज ये पेड़ है, पेड़ पे एप्पल है, ये एप्पल अर्थ पे गिरता है नीचे, राइट? इट फॉल्स. व्हाई इट फॉल्स? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ.
दिस इज टू मासेस। देखो अर्थ भी एक मास है, एप्पल भी एक मास है। अब देखो एप्पल तो अर्थ को खींच नहीं सकता, एप्पल बहुत छोटा है, लेकिन क्या होता है अर्थ एप्पल को खींच लेती है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। एक और एग्जांपल, आप में से कितनों ने हाई टाइड लो टाइड जानते हो? हाई टाइड लो टाइड वाटर में सी में होती है, हाई टाइड एंड लो टाइड, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाई टाइड एंड लो टाइड? हाई टाइड एंड लो टाइड के पीछे रीजन क्या है? यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज मून pulls water. Why moon pulls water? Because of gravitational force, right? जैसे अर्थ है, अगर आप ये अर्थ को ध्यान से देखोगे तो मून की तरफ पानी उठेगा, ऐसा थोड़ा खिंचता है, तो क्या पानी काफी ऊंचाई तक आता है। क्यों? क्योंकि मून अट्रैक्ट करता है पानी को। Why only sea waves? Why not us? Because अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है हमारे को, मून का अट्रैक्शन कम है ना, मून दूर है ना, इसलिए। ऐसा थोड़ा होगा मून आया आपके सिर के ऊपर आप उड़ गए, अर्थ का ज्यादा अट्रैक्शन है, अर्थ स्ट्रांगर है। एक और एग्जांपल, देखो प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड, और वी कैन से सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट। देखो अब सैटेलाइट का मतलब कौन सी सैटेलाइट? ओनली सेटल, नॉट ओनली नेचुरल, ऑल्सो आर्टिफिशियल। जो आपके इनसेट और जो भी आर्यभट्टा अर्थ की सैटेलाइट्स हैं जो भी हैं, ये सब ये क्यों अर्थ के अराउंड मूव हो रही हैं? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इवन मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सन के अराउंड क्यों घूम रहा है? अर्थ सन के अराउंड क्यों घूम रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो सी वेव्स अर्थ की तरफ भी अट्रैक्ट होती है, मून की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। अब देखो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से देखो, इस साइड क्या है? इस साइड सिर्फ अर्थ खींच रही है पानी को, इस साइड अर्थ और मून दोनों खींच रहे हैं, तो पानी हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ऐसा नहीं पानी बहुत ऊंचा उठेगा, हल्का सा ऊपर, पानी थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन ये हाई टाइड हो जाता है और ये लो टाइड हो जाता है। आया जयदीप समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, these forces are known as conservative in nature. This force, gravitational force, is conservative. कितना को ये सब समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड ऑल पॉइंट्स? आई डिस्कस टोटल 7 पॉइंट्स। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? सर 7 पॉइंट कंजर्वेटिव। एक्चुअली ये पॉइंट मैंने अभी बस लिख याद रखो, ये आपको एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, बट आप याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, बस इतना याद रखो, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, बस याद रखो। तो टोटल हमने पढ़ लिए 7 पॉइंट्स। आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे क्लास के बाद। ठीक है, हालांकि कॉपी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने तो कर सकते हो, अदर थिंग्स यू विल रिसीव आफ्टर क्लास। ओके, सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा हमने पढ़ा था? सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स इज कूलम्ब फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो। सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके बीच एक्ट करता है? यस, फोर्स बिटवीन चार्जेस। दिस इज अ फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो पहला पॉइंट
force between charges. Right? Example, आपने कभी देखा होगा सिर पे स्केल रगड़ते हो आप, यूरोप स्केल रगड़ के आप ऐसे लाते हो तो पूरा कचड़ा पेजेस सब उठा लेता है, राइट? कभी आप बचपन में क्यों ऐसे स्केल करते हो कोम, राइट? कितनों ने ये एक्सपीरियंस किया है? बलून को सिर से रगड़ते हो, यू रब बलून टू हेड, राइट? फिर उसको दीवार पे लगाओ, चिपक जाता है, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल देखो, इफ वी रब स्केल बलून, आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, स्केल बलून एंड देन comb to head, हाँ, then what happens, ये सब में क्या चार्ज आ जाता है? they all get negative charge, they get negative charge, और हमारे सिर पे क्या हो जाता है? हेड को क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यार हर बार ऐसे ही होता है। यस, एक्चुअली होता क्यों है, व्हाई दिस हैपेंस? जब हम कंघी को रगड़ते हैं, अब देखो रीजन क्या है, आपको वैसे पता होगा, द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज, जब हम कंघी को सिर पे रगड़ते हैं तो क्या होता है? कंघी क्या हो जाती है मेरी? घिसती है सिर से, राइट? तो जो सिर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये मेरा सिर है, आई वॉन्ट टू मेक वेरी नाइस हेयर स्टाइल, राइट? तो मैं क्या करूंगा? कंघी लगाऊं, कंघी को रगड़ूंगा सिर पे। अब जो मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एनर्जाइज होते हैं, रगड़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो क्या होती है? कूद के कंघी के ऊपर चले जाते हैं। सपोज मेरी कंघी है तो ये कूद के किस पे चले जाएंगे? कंघी के ऊपर। तो क्या होगा इससे? मेरा सिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कंघी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, कई बार आप ऐसे कंघी खींचते तो बाल उसके साथ खींचते हुए आते हैं, खासकर लड़कियों ने तो किया होगा, किया है क्या कभी? कभी ऐसा किया आपने एक्सपीरियंस? नो सर। अरे तो आप लड़के हो, आप कैसे करोगे? हमारे बाल तो छोटे होते हैं। अब देखो ये आप अथर्व आप नहीं करोगे, आप लड़के हो, ठीक है? अब ये बलून को सिर से रगड़ोगे तो क्या होगा? बलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सिर पे पॉजिटिव चार्ज। अब बलून को आप दीवार पे रगड़ चिपकाओगे तो बलून दीवार पे जाके चिपक जाएगा। आपको एक स्मॉल वीडियो दिखाता हूं। अब देखो, ये बलून से कोक की बोतल को खींच रहा है, कितनों को दिख रहा है? ये दिखा? टीवी के सामने भी होता है, यस। फिर से दिखाता हूं। अब ये हो क्या रहा है? देखो व्हाट इज हैपनिंग, बलून को आपने सिर से रगड़ा तो बलून नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या होगा? ये कोक की बोतल से लगेगा तो कोक की बोतल को खींचने लगेगा अपनी तरफ। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है? अब देखो ये जो फोर्स लगता है, जो ये फोर्स लगता है, सपोज मेरे ये दो चार्ज है, एक Q है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, एक माइनस Q है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। क्या है? R। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू K, सॉरी Q1 Q2, Q माइनस Q मत लो, आप ले लो Q1 Q2। सपोज इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है? फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जितनों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, क्या करो, सिर को स्केल आज जाके कंघी से ऐसे रगड़ना, फिर कंघी को कचड़ ऐसे ले जाना, तो देखना वो कागज वगैरह अट्रैक्ट करेगा।
अब देखो इसका एक डिफरेंस क्या है, इट कैन बी अट्रैक्टिव, it can be attractive and can be repulsive. देखो attractive कब होगा, when it will be attractive, when they are opposite charges. Opposite charges attract, opposite charge attract. और repulsive कब होगा, like charge. जब like charge है वो क्या करते हैं, repel करते हैं. So this what, this can be attractive or repulsive. This is fourth point. ठीक है. Fifth point. Fifth point is these forces change with medium. चेंज विद मीडियम मतलब क्या, मैं एयर लूंगा तो अलग फोर्स रहेगा. सपोज एयर में 10 न्यूटन है तो वाटर में क्या हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा. तो क्या ये कम होता है, मीडियम के साथ ये कम हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज विद मीडियम. सेकेंड, दे आर ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स. कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, इजी कॉन्सेप्ट है राइट. फोर्सेस दे आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स. मैंने आपको एग्जांपल से बताया राइट. ये दो एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल दिया. ओके, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इट एक्ट्स फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स. इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. अब देखो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, पहला बेस्ट एग्जांपल है कंपास राइट. क्यों, कंपास का नीडल मैग्नेट है. और दूसरा क्या, अर्थ इज अ मैग्नेट. तो क्या होता है, नीडल इज अ मैग्नेट, अर्थ इज अ मैग्नेट. जब हम इसको अर्थ पे कंपास को रखते हैं तो क्या होगा, हमेशा ये नॉर्थ साउथ अलाइन करेगा. अब किसी भी मैग्नेट को लटकाओ थ्रेड से, यू टाई अ मैग्नेट विद अ थ्रेड. सपोज ये मेरा थ्रेड है, मैग्नेट है, यू टाई इट विद थ्रेड, या ये क्या करेगा, ये नॉर्थ साउथ अलाइन होगा. कभी आपने ऐसा किया है, कभी जाके देखना घर में, यू हैंग अ मैग्नेट with a thread, it aligns towards north south. Why? Because earth is a magnet, needle is also a magnet. This is first point. Second, it can be attractive. कैसे, अगर देखो नॉर्थ साउथ में एक साथ लाऊंगा मैग्नेट के, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे, दे विल अट्रैक्ट. And it can be repulsive. Repulsive कैसे, मैं नॉर्थ नॉर्थ एक साइड लाऊंगा या फिर साउथ साउथ. तो क्या होंगे, ये रिपेल होंगे और ये अट्रैक्ट होंगे. ये आपको ऑलरेडी पता है राइट. देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दीज फोर्सेस. देखो इसका फॉर्मूला भी आपको जरूरत नहीं है, ये 12th में आएगा. दीज फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव है.
Fourth point, these forces depends on medium. अगर आप दो मैग्नेट है, सपोज नॉर्थ और साउथ, सपोज ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं 20 न्यूटन से एयर में, अगर आप इन दोनों मैग्नेट को वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा? फोर्स विल बी मोर देन 20. तो क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड होता है. दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम. देखो आपके तो तीन फोर्स मैंने आपको बताया, ग्रेविटेशनल, कूलम एंड मैग्नेटिक. देखो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, दिस डोंट डिपेंड ऑन मीडियम. बाकी दो फोर्स मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना? ये दोनों फोर्स मीडियम पे डिपेंड करते हैं, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट माय कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ लेट्स कम टू कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो ओके, पीछे किसी को देखो ये कम ज्यादा क्यों होता है, ये तो नेचर पे, मतलब ये लॉ है तो ये है. अब ग्रेविटी खींचता ही क्यों है, रिपेल क्यों नहीं करता? दैट ऑल इज ठीक है ना? अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोस फोर्स which can be applied on an object when object is in contact. मतलब अगर ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में जुड़ा है, ठीक है? तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं. इसके पहला एग्जांपल नॉर्मल फोर्स, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, राइट? सेकेंड इज टेंशन. थर्ड इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग. I'll explain each. Fourth is friction. फ्रिक्शन तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा. अब हाथ को रगड़ो तो हाथ गर्म होता है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से. हर ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन है. एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ फ्रिक्शन. दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट होंगे तो उनमें फ्रिक्शन होगा. अब देखो थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है. टेंशन मेरा रस्सी पे रहता है हमेशा, राइट? फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग किस पे रहता है? मेरा स्प्रिंग पे. आपने स्प्रिंग देखा होगा, राइट? हॉट व्हील्स की कार से खेलोगे आप. कितनों ने खेला है हॉट व्हील्स की कार? ऐसे स्प्रिंग कर प्रेस करो, कार भागती है बचपन में, राइट? ये सब क्या है मेरे? दीज आर माय एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग. नॉर्मल फोर्स, देखो एनी टू बॉडी, any two body apply force on each other. दो बॉडी जुड़ी, any two body in contact. अब देखो मैंने अपने दो हाथ जोड़े नमस्ते करने के लिए, मेरे दोनों हाथ एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. अब दो हाथ जोड़ोगे तो आपको कुछ फील होगा, दोनों हाथ एक दूसरे पे थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं. आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे फोर्स लगाओगे, चेयर आप पे फोर्स लगाएगी. आप जमीन पे खड़े हो, आप जमीन पे फोर्स लगाओगे, जमीन आप पे फोर्स लगाएगी, ठीक है? मेरी टेबल पे बॉटल है, मैंने अपनी टेबल पे बॉटल रखी, तो बॉटल टेबल पे फोर्स लगा रही है, टेबल बॉटल पे फोर्स लगा रही है. दो ऑब्जेक्ट जब भी जुड़े हैं ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फोर्स. इट oppose
द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल एग्जांपल फ्रिक्शन का। आप कभी खेलते खेलते फिसलते हो, गिरते हो, साइकिल चलाते हुए गिर गए, फिसल गए, दौड़ते हुए फिसल गए, फिर आपका हाथ पैर छिल जाता है, राइट? कितनों के साथ हुआ है? सबके साथ हुआ होगा, राइट? ऐसा क्यों होता है? जब आप फिसलते हो तो क्या होता है, आपका हाथ या पैर सड़क पे घिसता है, आपका हाथ या पैर सड़क पे घिसता है। सड़क क्या करती है? सड़क सड़क उस पर फ्रिक्शन लगाती है, सड़क उस पर फ्रिक्शन लगाती है, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आपका हाथ या पैर घिस जाता है फ्रिक्शन की वजह से। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक एक फोर्स के बारे में बताऊंगा, देन वील कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। ओके, देखो पहला कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Okay students, normal force is first point, it follows laws of motion, third law of motion. पहली बात, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? थर्ड लॉ। मतलब क्या, जब दो ऑब्जेक्ट जुड़े हैं तो एक दूसरे पे इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, पहला। दूसरा, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन joining two objects। आप सोचोगे सर ये दूसरा क्या है? आई जस्ट एक्सप्लेन यू ये क्या है। सपोज मेरा ये एक दो ऑब्जेक्ट है, या फिर आई मेक इट, आपने ये याद है आपको, आप जब दो लाइट पढ़ते थे तो आप नॉर्मल बनाते थे प्लेन पे, कितनों को याद है प्लेन पे नॉर्मल बनाते थे? अब बनाते थे, यूज्ड टू मेक नॉर्मल टू अ प्लेन। वो ही नॉर्मल फोर्स का है, इस फोर्स का, इसका नाम भी देखो नॉर्मल फोर्स है। सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, और मेरा एक ऑब्जेक्ट 2 है। ये 2 है और ये ऑब्जेक्ट 1 है। अब देखो इन दोनों पे मुझे फोर्स निकालना है। अब देखो इनका प्लेन क्या है, ये प्लेन है जो ज्वाइन कर रहा है दोनों को। तो देखो ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स क्या होगा? ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये फोर्स। और ऑब्जेक्ट 1 की तरफ फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, थर्ड लॉ। कितना को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? अब देखो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, यस उसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, बस मैं डायरेक्शन के लिए बता रहा हूँ सत्यम। डायरेक्शन का हेल्प होगा आपको इससे, यू विल गेट आइडिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट है 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है 2 है। अब आप खुद बताओ व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो ऑब्जेक्ट 1 पे इधर आएगा कि नहीं, दिस विल बी एफ और नॉट। दोनों के प्लेन का नॉर्मल ये है, और ऑब्जेक्ट 2 पे कैसा आएगा? ऑब्जेक्ट 2 पे ऐसा आएगा, बोथ आर एफ। क्या है? ये दोनों नॉर्मल फोर्स है। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है? इजी है राइट? ओके, identify the forces acting on book and table। can you please identify the forces acting on book and table? बुक पे कौन सा फोर्स लग रहा है और टेबल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्या बोलते हैं इस फोर्स को? इस फोर्स को बोलते हैं क्या? नॉर्मल फोर्स। तो देखो कैसे लगेगा,
बुक पे लगेगा ऊपर की तरफ, कलर ही नहीं दिख रहा बेटा, बुक पे लगेगा ऊपर की तरफ और टेबल पे लगेगा नीचे की तरफ, राइट। आपने कभी देखा है किसी टेबल पे भारी ऑब्जेक्ट रख दो टेबल टूट जाता है, राइट? टूटता है कि नहीं? क्यों टूट जाता है? या कभी आप चेयर पे बैठ जाओ चेयर टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल फोर्स इतना ज्यादा है चेयर पे कि चेयर झेल ही नहीं पा रहा, टूट गया वो, ठीक है ना? और दोनों इक्वल रहेंगे, रिमेंबर दिस। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बुक पे और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक? देखो, एक फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। बुक पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? ग्रेविटी। वो कहां लगेगा? नीचे की तरफ। सो देयर इज वन मोर फोर्स एक्टिंग व्हिच इज ग्रेविटी। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बुक। मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। mg, राइट, mg। क्या टेबल पे कोई फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? यस, क्या लगेगा? mg, फोर्स ऑन टेबल विद दिस मास कैपिटल M। टेबल का ज्यादा मास होगा, कैपिटल mg, दिस स्मॉल mg। ठीक है, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी, राइट? ओके, नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। जैसे आपको टेंशन हो रहा है अभी एग्जाम का, पढ़ाई का, वैसे रस्सी में भी एक होता है टेंशन। टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग। देखो, दिस इज व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज अ फोर्स exerted by a stressed string on an object। देखो, जैसे आप रस्सी को खींचोगे, जब आप रस्सी पे फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? रस्सी खींचता है। जब रस्सी खींचता है तो रस्सी क्या करेगा? वापस आपको खींचने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दो लोग हैं, ठीक है? देखो, ये आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, ये आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, ये आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, ये आदमी इधर फोर्स लगा रहा है। क्या होगा? रस्सी पे भी फोर्स लगेगा। रस्सी क्या करेगा? रस्सी उल्टा फोर्स लगाएगा, किस तरफ? ऐसा और ऐसा। क्या होता है? ये टेंशन होता है। इसको टी से डिनोट करते हैं, टी से। सो टेंशन इज डिनोटेड बाय टी। और हमेशा टेंशन की एक खासियत क्या है? एक रस्सी पे एक ही टेंशन, एक रस्सी पे एक ही टेंशन। मतलब यहाँ पे अगर 5 न्यूटन है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रस्सी के लेफ्ट साइड में 5 न्यूटन हो गया और रस्सी के राइट साइड में 20 न्यूटन हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। एक रस्सी में कितने टेंशन? एक ही टेंशन, ठीक है? और टेंशन कहां से कहां लगता है? टेंशन दोनों पॉइंट्स से सेंटर की तरफ लगता है। टेंशन किधर की तरफ लगता है? हमेशा दो पॉइंट से सेंटर की तरफ। तो टेंशन acts towards the center। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, पहली चीज हमेशा याद रखना। एंड इट इज सेम फॉर होल स्ट्रिंग। ओके, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, टेंशन क्यों लगता है? व्हाई देयर इज टेंशन? आई विल जस्ट गिव यू रीजन आल्सो व्हाई देयर इज अ टेंशन। व्हाई टेंशन? अब देखो, सपोज ये रस्सी है, मैंने एक रस्सी ली। यस यस यस, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब पे, और आपको नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे। अब देखो, ये सपोज रस्सी है मेरी, रस्सी के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, एटम्स।
रस्सी कैसे, एटम जुड़े आपस में, यू एग्री और नॉट? कोई भी चीज कैसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनता है, एटम से, एटम्स मेक्स द मटेरियल। अब देखो सपोज एटम्स है, अब देखो एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड ये सब पढ़ा होगा आपने। एटम्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप रस्सी को खींचते हो तो आप किसको खींच रहे हो, एटम्स को खींच रहे हो। सपोज मैं रस्सी को खींचा फोर्स लगा के, मैं रस्सी पे लटक गया, सपोज ये रस्सी थी, अब मैं इस रस्सी पे लटक गया, तो रस्सी थोड़ी खिंच जाएगी, रस्सी क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। एटम्स क्या होंगे, अब देखो रस्सी कनेक्टेड है ऊपर, अब एटम्स क्या होंगे, वापस रस्सी को खींच अपना आपको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, एटम्स अपने आप को वापस स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा टेंशन, और यहाँ पे टेंशन टी इधर की तरफ खींचेगा। तो या तो आप ऊपर चढ़ जाओगे या फिर ये ऊपर वाला टूट जाएगा। रस्सी यहाँ से क्यों टूटती है, ऊपर का ये क्यों टूट जाता है, क्योंकि टेंशन इसको नीचे खींचता है, ठीक है। Why there is a reason, because molecules or we can say atoms attract each other. कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो दो जॉइंट के ऑपोजिट लगते हैं, आ रहा है कि नहीं? गायत्री आया, मेघा, प्रज्वल, अभिषेक, महक, चलो ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, टेंशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन, क्या आप इस पे टेंशन मार्क कर सकते हो रस्सी पे? कैन यू मार्क फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग एंड ब्लॉक? ब्लॉक, ये पहले स्ट्रिंग का फाइंड करने की कोशिश करो, क्या लग रहा है स्ट्रिंग पे, टेंशन, राइट। अब देखो एक रस्सी पे एक टेंशन, वन रोप वन टेंशन। अब देखो ये और ये एक पॉइंट है कांटेक्ट का, ठीक है। ए और बी एक पॉइंट है कांटेक्ट का, बी और सी क्या है, एक कांटेक्ट है। तो देखो कैसे लगता है, इसको क्या बोलते हैं, पुली। आपने देखा होगा पुली, पानी निकालते हैं कुएं से, देखा होगा, राइट, वही पुली। अब देखो टेंशन क्या रहेगा, यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा, दोनों पॉइंट से क्या इधर आपस में सेंटर की तरफ आता है, यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे भी टी लगेगा, ये सारे टी एक ही है, यहाँ पे टी लगेगा और यहाँ पे टी लगेगा। कितनों को आया समझ में? अब देखो सर वापस से, यस, अब देखो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, मेरे कौन कौन से पॉइंट पे रस्सी जुड़ रहा है, एक यहाँ पे जुड़ रहा है रस्सी, एक यहाँ पे जुड़ रहा है, राइट, यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, फिर रस्सी एक यहाँ पे जुड़ेगा, इधर स्लाइड हो रहा है, और फिर एक ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। अब देखो जो जो पॉइंट से रस्सी जुड़ा है उसके सेंटर की तरफ लगाओ। तो देखो ये इस ए और इस हैंड, इन दोनों, इसको एक्स ले लो, ए और एक्स के बीच का सेंटर यहाँ पे, तो टेंशन ऐसे लगेगा, ए और बी का टेंशन ऐसे लगेगा, सेंटर यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना, ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स द सेंटर। बी और सी के लिए टेंशन क्या लगेगा, यहाँ पे सेंटर की तरफ। आया समझ में प्रत्युष? किसी को कोई डाउट? अब देखो ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक? ब्लॉक पे क्या लगेगा, mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट।
force of gravity. You agree or not? Do you agree or not? Agree? Okay, can you please answer this question? Suppose ये मेरी एक पुली है, इस पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लटकाए, एक ये ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट. अब तराजू में तोलते हो ना, वैसे ही. ठीक है. अब देखो सपोज ये m1 है, ये m2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. कैन यू प्लीज फाइंड और कैन यू प्लीज मार्क पहला फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फोर्स ऑन m1 m2. प्लीज हो जाए तो प्लीज टाइप डन. हो गया. अब देखो रस्सी क्या है, ये कॉन्टेक्ट है, दो कॉन्टेक्ट. सपोज ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो. अब देखो ये इधर T लगेगा, इधर T लगेगा, इधर T लगेगा और इधर T लगेगा. राइट? कितनों का ऐसा ही आया? हाउ मेनी गॉट लाइक दिस? और फिर क्या लगेगा नीचे, क्या लगेगा इस पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा m1g, और इस पे फोर्स लगेगा क्या m2g. m1g एंड m2g क्यों? ग्रेविटी की वजह से. हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट? वेरी इजी. ओके गुड, लेट्स गो अहेड. अब थर्ड टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. This is force of friction, contact force. Force of friction. देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या है? पहला पॉइंट, दिस इज अ फोर्स opposing the motion. It is a force which is opposing the motion, acting opposite to the direction of motion. Acting opposite to the direction of motion. So friction का पहला पॉइंट, it is opposing the motion. और ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू द मोशन. अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट साइड में. ठीक है. इसका एक होता है, इसका रीजन में आई विल एक्सप्लेन. इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अभी मैंने आपको देखो पहले तीन फोर्स पढ़ाए थे. कौन सा? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रो और कूलम्ब फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. वो तीनों क्या थे मेरे? कंजर्वेटिव. दिस इज नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव ये आएगा आपको रीजन नेक्स्ट चैप्टर में, आई विल एक्सप्लेन. अभी बस याद रखो. ठीक है. ओके. दिस ऑल्सो फॉलो थर्ड लॉ of motion, third law of Newton. देखो सारे फोर्स, ये पुली का भी जो ये टेंशन भी, इट आल्सो फॉलोज थर्ड लॉ. देखो एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं हर जगह. इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट. वैसे ये फॉलो थर्ड लॉ. अब देखो एग्जाम्पल, सपोज ये ब्लॉक है राइट.
मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये मूव ही नहीं हो रहा है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं लेकिन ये मूव ही नहीं हो रहा है। क्यों मूव नहीं हो रहा? आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर। क्यों मूव नहीं हो रहा? क्योंकि जमीन ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी, क्या? फ्रिक्शन। जमीन क्या लगा रही है? फ्रिक्शन। देखो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो, मैं फोर्स राइट साइड में लगा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट का मोशन किधर रहेगा? मोशन भी राइट साइड में रहेगा, मोशन भी राइट साइड में रहेगा। तो अब इस पे फ्रिक्शन लगेगा, क्या? लेफ्ट साइड। फ्रिक्शन कहां लगेगा? लेफ्ट साइड, विच इज ऑपोजिट टू द। देखो, मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, कौन ग्रेटर है कौन लेस है, साहिल। आई विल जस्ट कम टू दैट। अभी बस ये याद रखो, फ्रिक्शन क्या है? ऑपोजिट साइड में, जो इसको रोक रहा है, जो इसको रोक रहा है, इसको एक्ट करने से रोक रहा है। देखो, this friction is applied by floor on block। यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? अब देखो, मैंने क्या बोला, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब क्या? अगर मेरा फ्रिक्शन ब्लॉक पे लेफ्ट साइड लग रहा है, तो एक जमीन पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है? देयर विल बी वन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस फ्लोर ऑल्सो, उसका डायरेक्शन राइट साइड होगा, which is what? Applied by block on floor। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखो, जब मैं ब्लॉक को धक्का मार रहा हूं, तो ब्लॉक का मोशन राइट साइड होना चाहिए, तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा। कौन लगा रहा है लेफ्ट साइड फ्रिक्शन? फ्लोर लगा रहा है ब्लॉक पे। अब देखो, जब फ्लोर ब्लॉक पे लेफ्ट साइड फ्रिक्शन लगा रहा है, तो ब्लॉक फ्लोर पे लगाएगा राइट साइड फ्रिक्शन, ब्लॉक फ्लोर पे लगाएगा राइट साइड फ्रिक्शन। एक और एग्जांपल आपने तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, इरेजर। कितनों ने एक्सपीरियंस किया इरेजर से पेज फटता है? कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? मिटा रहे एकदम से पेज फटेगा, राइट? अब देखो, सपोज ये पेज है, और ये इरेजर है। अब देखो, मैं सारे फोर्सेस बता रहा हूं, और ये आपका हाथ है। अब देखो, आप फोर्स लगाओगे इस तरफ, सपोज ये आपका फोर्स है, फोर्स बाय ह्यूमन। तो पेज रबड़ पे फोर्स लगाएगा, पेज रबड़ पे फोर्स लगाएगा किस तरफ? इस तरफ, फ्रिक्शन बाय पेज ऑन रबड़। कितनों को आया यहां तक समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? जब आप देखो, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप रबड़ से इरेज करते हो, तो पेज का फटने का डायरेक्शन आपके रबड़ के डायरेक्शन के साथ रहता है। अगर आपका रबड़ राइट साइड जा रहा है, तो पेज भी राइट साइड फटेगा। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है? अगर आप लेफ्ट साइड ले जा रहे हो, तो पेज भी लेफ्ट साइड फटेगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन लगेगा किस पे? फ्रिक्शन जो पेज पे लगेगा, वो आपके साथ के डायरेक्शन, हाथ के डायरेक्शन होगा। देखो, फ्रिक्शन किसमें? बाय रबड़ ऑन पेज। इसलिए जो रबड़ के फ्रिक्शन से पेज फट जाता है। कितनों को आया समझ में?
सर ये इरेजर वाला वापस एक बार एक्सप्लेन कर ठीक है, मैं दीजिए। बता रहा हूँ। देखो, मेरा जो ह्यूमन है, सपोज ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, राइट? ह्यूमन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो पेज फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा? नीचे की तरफ, मानते हो कि नहीं? कहाँ चले गए? यस सर। अब देखो, रबड़ पे फ्रिक्शन पेज नीचे की तरफ लगा रहा है, तो पेज पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पेज में अपोजिट फ्रिक्शन, डायरेक्शन। हाँ, ऊपर लगेगा। तो पेज पे भी फ्रिक्शन लग रहा है। देखो, फ्रिक्शन बाय रबड़ ऑन पेज, वो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यस सर। चलो, ओके। दिस इज थर्ड सर और फ्रिक्शन। रीजन पूछे तो? हाँ, रीजन पूछे तो ऐसा क्यों होता है थर्ड तो लॉ ये ऑफ सारे मोशन। लिखना पड़ेगा? फ्रिक्शन फॉलोज थर्ड लॉ अच्छा ऑफ मोशन। फॉलो ठीक है थर्ड सर। लॉ। देखो, जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्स हैं, मैंने 3 कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा है, तीनों लॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी? सारे फोर्सेस। दिस ह्यूमन इज पुशिंग अ ब्लॉक, दिस ह्यूमन is pushing a block. With force F. ह्यूमन फोर्स F से धक्का मार रहा है इसको। अब देखो, पहला क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशनल ए पे, मैं पहले ए का बना रहा हूं। ए पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग रहा है कि नहीं? mg। ठीक है, नीचे mg लग रहा है। क्या नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस से? विल नॉर्मल फोर्स एक्ट? यस, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। सपोज इसको n1 ले लो, n1। अब देखो, n1 क्यों लिया? क्योंकि दो नॉर्मल फोर्स है, दोनों अलग अलग रहेंगे। क्या ब्लॉक पे ह्यूमन का फोर्स लग रहा है F? क्या ब्लॉक पे ह्यूमन का फोर्स लग रहा है F? लग रहा है। क्या A और B के बीच में नॉर्मल फोर्स रहेगा? क्या A और B के बीच में नॉर्मल फोर्स रहेगा? दोनों कांटेक्ट पे है कि नहीं? तो क्या लगेगा? ये एक लगेगा यहां पे। क्या लगेगा? N2। एक और फोर्स बचा है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। किधर लगेगा? लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। तो अब देखो, अगर मैं ए को एक पॉइंट ले लेता हूं और मैं सारे फोर्स मार्क करता हूं, सारे फोर्स मार्क करता हूं, तो देखो कैसे लगेगा। mg नीचे, सॉरी, नॉर्मल ऊपर, n1 ऊपर, राइट? इस साइड F लगा लो और लेफ्ट साइड क्या ले लो? फ्रिक्शन प्लस n। देखो, मैंने फोर्स को इधर ले लिया क्योंकि मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम। एक बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? कितनों को आया समझ में? दिस इज फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। Can you please try to make for block B also? ब्लॉक बी। चलो ब्लॉक बी का बनाते हैं। ये मैंने पॉइंट, पहले ब्लॉक बी बनाऊं, मैं यहां पे ही बनाता हूं। आई डू हियर ओनली। सपोज ये ब्लॉक बी है। एक लगेगा क्या? mg नीचे। अब देखो, ये m कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको m1g ले लेता हूं, राइट? ताकि अलग अलग रहे, राइट? एक क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऊपर, n3। एक क्या लगेगा? फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन फ्रिक्शन सेम हो जाएगा, इसको सपोज फ्रिक्शन 1 ले लेता हूं मैं। अब देखो, ये इस साइड भी एक फोर्स लगेगा। देखो, ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में, राइट? तो देखो, नॉर्मल 2 इधर लग रहा था, इस ब्लॉक पे नॉर्मल 2 इधर लग रहा था,
तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल टू इधर लगेगा, एक फोर्स लग गया नॉर्मल टू। कितनों को आया समझ में? देखो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। अंडरस्टूड? तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी कैसे होगा? देखो एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन वन इधर, एक फोर्स लग रहा है ऊपर, क्या M3 नॉर्मल फोर्स, एक लग रहा है नीचे M1G, एक लग रहा है राइट साइड N2। देखो ये N2 और ये N2 इक्वल है, क्यों? दोनों एक ही से आ रहे हैं इससे। दिस इज व्हाट माय फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, आई विल टेल। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, ये गैप बना देता हूं। देखो आपको नोट्स देने तो मैं भी कितने अच्छे से लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको ये एज इट इज मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे तो आप समझ जाओगे आप सब। ठीक है, अब देखो कल्पना आपको मैं एक बार बता देता हूँ नॉर्मल फोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फील अबाउट इफ आई टीच इन ब्लैक स्क्रीन विथ येलो कलर? विल इट बी गुड? एक्चुअली मैं प्रीमियम को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, उनका आई स्ट्रेन कम हो गया और उनका मोबाइल की बैटरी भी धीरे कम जाती है और उनका इंटरनेट भी कम यूज होता है, खासकर एनडीए वाले बच्चे। अब देखो नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सपोज ये ए और बी कांटेक्ट में है, तो ये एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, सपोज एक टेबल है, टेबल पे एक बुक रखी है, तो बुक और टेबल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना? आया समझ में कल्पना? ठीक है, अब देखो इसमें कहां कहां पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। देखो एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स इधर, क्यों? अर्थ और बॉडी एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एक इधर अर्थ और ये बॉडी एक दूसरे पे, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया N1, ये नॉर्मल फोर्स हो गया N3, और ये दोनों कांटेक्ट में, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? N2। ठीक है, अब देखो लास्ट फोर्स कांटेक्ट, फोर्स ऑन अ स्प्रिंग, फोर्स ऑन अ स्प्रिंग। देखो एक स्प्रिंग को आप, अगर आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, तो क्या होगा? ये स्प्रिंग एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं? स्प्रिंग पुट फोर्स ऑन, आपके हाथ पे फोर्स लगाएंगे कि नहीं? यस। सपोज ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज नॉन एज, इसको कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं छेड़ा, दिस इज नॉन एज नेचुरल कंडीशन, ऑल्सो नॉन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम मतलब पीसफुल, बोलते ना इक्विलिब्रियम हो माइंड में, तो स्प्रिंग मेरी बहुत पीसफुल है, लेकिन इस दुनिया में पीस कभी भी खत्म हो सकता है। अब इस स्प्रिंग को क्या करो आप, या तो दबा दो या क्या कर दो, खींच दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस। स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्प्रिंग इज एलोंगेटेड।
एलोंगेटेड या स्ट्रेच। जैसे ही मैंने स्प्रिंग को दबाया या खींचा, क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। अब देखो, सपोज ये मेरा एक स्प्रिंग था, ये एक्चुअल स्प्रिंग की लेंथ है, सपोज दिस इज माय एक्चुअल लेंथ, दिस इज माय नेचुरल कंडीशन। ठीक है, मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, तो स्प्रिंग कितने से दबा, सपोज x डिस्टेंस से दबा, तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग, राइट साइड, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा, दिस विल बी द फोर्स ऑफ स्प्रिंग, राइट, राइट साइड में फोर्स लगाएगा। अब देखो, ये x1 से खींचा, सपोज मैंने x1 से दबा दिया, अब सपोज मैंने स्प्रिंग को खींच दिया, कितना खींचा, ये x2 से खींचा, ये x2 से खींचा, राइट साइड में खींच दिया स्प्रिंग को, मैंने स्प्रिंग को राइट साइड में खींच दिया, तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेफ्ट साइड, राइट। अब देखो, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, द फोर्स इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा kx1, यहां पे फोर्स होगा kx2, k क्या है मेरा, k is known as spring constant, spring constant is fixed for a spring, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड फॉर अ स्प्रिंग। ये क्या लग रहा है, स्प्रिंग पे एक फोर्स लग रहा है, x1 x2 क्या है मेरा, x1 क्या है, हाउ मच कंप्रेशन, दिस इज द कंप्रेस्ड लेंथ और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इन स्प्रिंग। देखो, ये कंप्रेशन है, x2 क्या है मेरा, अमाउंट ऑफ एलोंगेशन, कितना खींचा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्प्रिंग फोर्स। हाफ के स्क्वायर एनर्जी होता है, अथर एनर्जी पे आएंगे जब होगा। कितनों को ये समझ में आया, इजी है, जितना कंप्रेस करोगे उतना फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग एंड एक्टिंग ऑन हैंड, हैंड पे कौन सा फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट साइड, force on hand by spring, स्प्रिंग पे क्या लगेगा, लेफ्ट साइड, फोर्स बाय या फिर एक ही पैटर्न में लिखता हूं, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड। देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, एक्स क्या होगा, कितना मैंने कंप्रेस किया, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन होता है तो वो मूव करता है इस प्लेन पे, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। सर इसमें नॉर्मल नहीं लगेगा, स्प्रिंग पे नॉर्मल लगेगा, दीवार पे भी लगेगा, और जो स्प्रिंग है, अब बताओ स्प्रिंग क्या यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी फोर्स नहीं लगाएगा, जैसे आपके हाथ में लगा रहा है वैसे दीवार पे लगाएगा कि नहीं, लगाएगा कि नहीं। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो दोनों साइड लगाता है कि नहीं फोर्स, तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर भी फोर्स लगाएगा,
force on wall by spring. ठीक है, ये फोर्स भी kx होगा। तो वॉल लगा रहा है ना नॉर्मल फोर्स, क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू के एक्स। देखो ये के एक्स और ये के एक्स इक्वल है। तो मैं फिर से बताता हूं, मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग पे, स्प्रिंग लगा रहा है हाथ पे, स्प्रिंग लगाएगा नॉर्मल, दीवार लगाएगा नॉर्मल, क्योंकि कांटेक्ट है। और फिर ये क्या होगा, के एक्स धक्का दे। कितनों को ये आया समझ में? अब आपको एक बहुत अमेजिंग चीज बताता हूं, आपको पहले आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? अब ये बताओ, डू लाइक चार्ज रिपेल? यस, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं कि नहीं? बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं, तो 5th क्लास का ही बच्चा बता देगा। ठीक है, तो आप बताओ, व्हाट इज इनसाइड न्यूक्लियस? व्हाट इज इनसाइड न्यूक्लियस? सब पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है न्यूट्रॉन, राइट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानो। अब सपोज देखो, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और ये न्यूट्रल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब आप मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस कैसे टिका हुआ है? सारे प्रोटॉन को मैंने एक शेल के अंदर बंद कर दिया, वो फटा क्यों नहीं? देन व्हाई न्यूक्लियस डोंट बस्ट? देखो लॉजिक है कि नहीं? सारे पॉजिटिव चार्ज है, सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करके अलग अलग क्यों नहीं हो जाते? लॉजिकल क्वेश्चन है कि नहीं? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन क्या करेगा? कभी आपने सोचा नहीं? किसी ने भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा टीचर से बचपन से? किसी के दिमाग में कभी आया ये? कभी नहीं। नो सर। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है रेपेल करेगा ना एक दूसरे को। अब देखो ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको सब जगह से रेपेल मिल रहा है, इसको सबने दुत्कार दिया, राइट? ये सारे इसको धक्का मार रहे हैं, ये तो फूट के बाहर आ जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस वन मोर फोर्स नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। दिस न्यूक्लियर फोर्स की खासियत क्या है? दिस फोर्स acts between proton and proton, or proton and neutron, or neutron and neutron. Highly attractive force. Acts only, लेकिन ये एक कंडीशन पे एक्ट करता है, acts only when distance between these three, proton, neutron, or proton proton, or neutron neutron, is 10⁻⁻15 meter, which is only possible in nucleus. So this is the force, nuclear force, जो क्या करता है, सबको क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है आपस में, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को। 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर, -15 मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, केमिस्ट्री में था, आप सोच भी नहीं सकते हो। दिस इज द वेरी स्मॉल फोर्स, दिस इज नॉन एज
न्यूक्लियर फोर्स। इसका एक और नाम है क्या? अनदर नेम इज बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, राइट? बाइंडिंग फोर्स फेंटो, यस। फर्मो, फर्मो या फेंटो, एफ से होता है, इतना तो पता है। फेंटो होता है, हाँ फेंटोमीटर, यस फेंटो होता है। यू कैन से फेंटोमीटर। आ रहा है समझ में? इसको बाइंडिंग फोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जोड़ के रखा है न्यूक्लियस को, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो ये होना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो न्यूक्लियस टिकेगा नहीं। अब देखो आपने कभी ये सुना है न्यूक्लियर रिएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, फ्यूजन, फिजन? फिजन सुना है? कितना ने सुना है फिजन? यस सर। अब देखो फिजन क्या होता है? या फिर आपने ये सुना अल्फा रेडिएशंस, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा अल्फा रेडिएशन? रेस। सुना है ना अल्फा रेस रेडिएशन, सुना यस होगा सर। आपने। ये रेडिएशंस मेरी कहां से आती है? एक मिनट, आई राइट न्यू पेज, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने सुना होगा रेडिएशंस, राइट? आई जस्ट वेट। देखो ये रेडिएशंस जो रहती है मेरी, आप सुनते होगे ना, रेडिएशन, पावर प्लांट से रेडिएशंस निकलती है, अल्फा बीटा गामा। ये क्या है? कुछ नहीं है ये, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके अल्फा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बीटा रे होता है। बीटा कुछ नहीं है, बीटा इलेक्ट्रॉन ही है। वहां फास्ट इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज इलेक्ट्रॉन चलता है, बीटा रे हो जाता है। लेकिन ये क्यों जनरेट होता है? फ्रॉम वेयर इट इज जनरेटेड? अल्फा इज सर व्हाट? अल्फा इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर मतलब अल्फा रेस पॉजिटिव होती है और बीटा रेस नेगेटिव। यस, ये आप पढ़ोगे, मैं उसमें आपको कुछ बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखो अल्फा बीटा रेस जो ये रेडिएशंस होती है, दे कम फ्रॉम न्यूक्लियस, दे कम फ्रॉम न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से आती है। गामा रे, गामा रे एनर्जी होती है। तीनों हार्मफुल है, अल्फा बीटा, गामा सबसे हार्मफुल है। जो हिरोशिमा नागासाकी में ये सब हुआ था, क्यों हुआ था? इन्हीं सब की वजह से। अब देखो ये न्यूक्लियस से आती है। ये कब आती है? व्हेन कूलम फोर्स, कूलम रिपल्सिव फोर्स is greater than binding force. अब सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, बाकी भी प्रोटॉन्स है, और ये न्यूट्रॉन है। क्या होगा ये सब? देखो ये प्रोटॉन को आसपास के एलिमेंट ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखो ये वन, आई मेक विद डिफरेंट कलर। देखो इस प्रोटॉन को सिर्फ आसपास के प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं बाइंडिंग फोर्स से, राइट? बट रिपेल क्या कर रहे हैं? सारे रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग फोर्स सिर्फ पास में लगता है, दूर पे नहीं लगता। तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया बाइंडिंग फोर्स से, तो क्या होगा? ये प्रोटॉन अपने साथियों को लेके उड़ जाएगा, न्यूक्लियस से फेंक देंगे इसको। ये पूरा मिलके क्या बन जाता है? दिस इज नथिंग बट अल्फा रे। कितनों को आया समझ में? नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यस, इट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कितनों को आया? इंटरेस्टिंग है, राइट? नहीं आया क्या? अरे कुछ बोलो भाई। आया ना? देखो ये पास के अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बाकी सब रिपेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा व्हाई दे आर हार्मफुल। आई विल टेल एट द एंड ऑफ क्लास, मुझे याद दिलाना, ठीक है?
बाय दे आर कॉल्ड हार्मफुल। ठीक है, ये मेरा हो गया न्यूक्लियर फोर्स। सर देखो क्लास कोई, 5:30 बजे तक ही है ना? हाँ हो गया क्या टाइम? यस सर, अच्छा, ये आपने बोला। लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक, फोर्सेस खत्म हो जाएगा इसलिए। देखो लास्ट फोर्स इज वीक फोर्स, दिस इज माय लास्ट फोर्स, वीक फोर्स। इट इज वेरी वीक, very 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 weak. It is even less than, this force is less than size of electron. बोलते हैं मतलब मजाक में, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा है, उससे भी छोटा फोर्स है। लेकिन ये कहां पे काम आता है? वेयर इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड इन इन्वॉल्वमेंट, दिस इज यूज्ड इन इन्वॉल्वमेंट of when reaction between प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। आप बोलोगे सर इनमें भी रिएक्शन होता है? यस, इनमें भी रिएक्शन होता है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, वैसे ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में भी रिएक्शन होता है। और वो जब रिएक्शन होता है इनके बीच में, जब इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? वीक फोर्स का। जैसे देखो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 1 1 can convert into, due to this weak force, due to weak force, आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोटॉन, सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास 1 न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन 1 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास 0, एटॉमिक नंबर -1 लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्यों? 1 -1 0 हो जाएगा, प्लस दिस इज नॉन एज एंटी न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन बस समझा रहा हूं, ठीक है? तो मैं न्यूट्रॉन इज कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, अब अभी पढ़ोगे बाद में, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन, and my even proton can be convert into neutron प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 1 0, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है? पॉजिट्रॉन, एंड दिस इज न्यूट्रिनो। दिस दोनों रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है? दिस बोथ आर ड्यू टू माय वीक फोर्स। न्यूट्रॉन मेरा कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। मेरा प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो दिस इज प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। दिस इज फॉर टुडे, ये आप याद रखना, ठीक है? किसी को कोई डाउट? किसी के स्कूल में ये लिखवा बताया है क्या? किसी के स्कूल में ये बताया है? वीक फोर्स नहीं, आपकी फोर्सेस बिल्कुल नहीं पढ़ाया स्कूल में, शायद ये फर्स्ट चैप्टर है ना आपकी एनसीईआरटी का। ठीक है, थर्ड चैप्टर गोइंग ऑन। देखो इतना डीप इसलिए पढ़ाया ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूं, आपको